बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान और भारत के DGMOs का हॉटलाइन पर रब्ता हो गया है। ये DGMOs होते हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। फ़ौज जितने ऑपरेशन करती है, ख़ास तौर पे बड़ी फ़ौज, ये उस सब की निगरानी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है किसी भी फ़ौज के अंदर, और इसकी सारी सलाहियत ऑपरेशनल उमूर के लिए होती है कि कौन सी फ़ौज कहाँ पे मूव करेगी, कौन सी यूनिट कहाँ पे जाएगी, किस तरह के हथियार कहाँ पहुँचाए जाएंगे। तो ये तमाम लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, और किसी भी फ़ौज में इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये हर जगह के बारे में जानता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कहाँ पे क्या होना है। लिहाजा इन दो लोगों का राब्ता ये सीज़ फायर के बाद एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये राब्ता बताता है कि अभी मज़ीद लड़ाई शायद ना हो। लेकिन आप नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं कर सकते। उसकी वजह है, वो वजह मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, क्योंकि कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अमेरिका ने जब मोदी को डराया और बताया कि जनाब कुछ भी हो सकता है इस खित्ते के अंदर, और पाकिस्तान एक बड़ी तैयारी करने जा रहा है, और जो तबाही आपने नहीं सोची वो अब भारत में भी हो सकती है, तो फिर भारत के होश ठिकाने आए। कैसे आए वो मैं अभी साबित कर देता हूँ आपको थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के पास क्या है और भारत के पास क्या है, आपस में डिस्कस करने के लिए जब बातचीत होगी तब। भारत की जानिब से जो वाहिद मामला उठाया जाएगा वो पहलगाम इंसिडेंट है, और वो उसके तनाजुर में जो पिछले वाक़यात हैं वो भी बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान से दहशतगर्द तंजीमें आती हैं, वो आकर भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में वो दहशतगर्दी करती हैं। अब यहाँ पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ और भी है। देखें, जो भारतीय फ़ौज के ऊपर हमले होते हैं ना, उनको पाकिस्तान दहशतगर्द हमले नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि कश्मीर में लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और वो जो आज़ादी की लड़ाई है वो दहशतगर्दी नहीं है। वहाँ पे भारतीय फ़ौज मारती है कश्मीरियों को, और कश्मीरी मारते हैं भारतीय फ़ौज को, और ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। इन्हें आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। ख्वाजा आसिफ ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने उसका जवाब भी दिया है। ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि जनाब वो आपको पता है कुछ भी कह देते हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने इस मरतबा पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। यानी ख्वाजा आसिफ का एक एक स्टेटमेंट आप उठाकर देखें, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। अब अलीमा खान बता रही है कि सियासतदान मेच्योरिटी दिखाएं, हम बहनें अपने भाई के लिए जो कर सकती है वो कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 30 साल से कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है। ख्वाजा आसिफ कैसे आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से जोड़ सकता है? देखिए, जहां पे सिविलियंस को कत्ल किया जाए, उन्हें निशाना बनाया जाए, तो वो तो दहशतगर्दी है। हम तो ये कहा करते थे कि भारतीय फौज कश्मीर में दहशतगर्दी कर रही है, और कश्मीरियों को दहशतज़दा कर रही है, और कश्मीरियों का कत्लेआम भी कर रही है, उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है, उन्हें जबरी तौर पे लापता भी कर रही है, वहां खवातीन की इज्जत से भी खेल रही है। ये हमारा मुकदमा था पाकिस्तान का। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर में दहशतगर्दी 30 साल से दूसरे ग्रुप्स कर रहे हैं? देखिए, फौज के खिलाफ, जो भारतीय फौज के खिलाफ कश्मीरी जब उठकर लड़ता है तो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, क्योंकि यहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये बॉर्डर नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो हमारा एक स्टेट का मौक़िफ़ है जो हमने नहीं बदला कभी। ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट से वो बदलेगा भी नहीं कि जनाब कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो फ्रीडम फाइटर है, चाहे वो बुरहान वानी है, चाहे कोई और है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ हमेशा रहा है। अब भारत जो मामला उठाएगा पाकिस्तान के साथ, वो ये दहशतगर्दी वाला मामला उठाएगा। पाकिस्तान सबूत मांगेगा कि लाओ जी सबूत ले आओ। अगर हमने किया है या पाकिस्तान के अंदर से हुआ है तो उसके जो सबूत आपके पास है वो आप हमें फराहम कर दें। जैसे हमने सबूतों के साथ साबित किया था कि पाकिस्तान में कुछ हमले भारत ने करवाए हैं। अब एक तो इसमें जो टाइमलाइन थी वो ये थी कि पहले जो है वो भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया। नंबर 2, भारत ने सिंध तास मुआहिदा मनसूख किया है, जिस पे पाकिस्तान बात उठाएगा। सिविलियंस की जो शहादतें पाकिस्तान में हुई हैं, पाकिस्तान को ये नुक्ता ज़रूर उठाना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों की शहादतें। फिर मसाजिद के ऊपर बम गिराए गए हैं, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स बड़े मजरूह हुए हैं, लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, और भारत ने सिर्फ इल्ज़ामात लगाए, सबूत फराहम नहीं किए, और लड़ाई में पहल भारत ने की है। अब ये इस माहौल में DGMOs का राब्ता होना और इस चीज़ को आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पिक्चर की आपको समझ आएगी ये जो अब मैं आपको कहने वाला हूं। क्योंकि देखिए, जब ये लड़ाई का माहौल बनता है ना, तो हर दिन सिचुएशन बदलती है। बादों का चीजें किसी और तरफ जा रही होती हैं, बादों का एकदम टर्न हो जाती हैं।
आपने प्लान कुछ और किया होता है और ग्राउंड पे कुछ और हो जाता है। अब ये जो लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है, पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था और ये सभी जानते थे कि पाकिस्तान ने ये लड़ाई नहीं लड़नी थी। पाकिस्तान पूरी दुनिया को कह रहा था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्ती इस लड़ाई में धकेला और फिर भारत के साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा भी है। अब जरा आप ये देखिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की जो नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी है ना इस वक्त, वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी। वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसकी एक वजह यह भी है कि 140 करोड़ भारतीय हैं, 1 अरब 40 करोड़। चाइना की आबादी बेशक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उनके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो दूसरे नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब भारत का क्लेम है और पूरी दुनिया का यह क्लेम है कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात बीजेपी है, जिसका वजीर आजम इस वक्त नरेंद्र मोदी है। अब नाजरीन, बीजेपी के अगर आप ट्विटर अकाउंट के ऊपर चले जाएं तो बीजेपी का रवैया कैसे बदला इस लड़ाई में और वो क्या इंफॉर्मेशन थी जिसके बाद बीजेपी ने घुटने टेक दिए। अब नरेंद्र मोदी की जो कलाबाजियां हैं उससे भारत में इसको बहुत नुकसान हो रहा है। भारतीय मीडिया जो कल तक नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठा हुआ था, वो मीडिया नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा रहा है। वो सारे लोग जो जंगी जुनून में मोदी के कहने पर मुब्तला हो गए थे, वो सारे लोग अब नरेंद्र मोदी को और उसकी हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। शिवसेना जो नरेंद्र मोदी की पार्टनर है हुकूमत के अंदर पार्टी, इनकी इत्तेहादी पार्टी है, जैसे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर काम नहीं चलता पीएमएलएन की हुकूमत का या एमक्यूएम के बगैर, इसी तरह से नरेंद्र मोदी को वहां पे शिवसेना की जरूरत है। अब शिवसेना जो है उसकी नुमाइंदगी भी है असेंबलियों में। शिवसेना ने बाकायदा नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार दे दिया और उनके रहनुमाओं ने यह कहा, वो भड़क उठे, उन्होंने कहा जी कि नरेंद्र मोदी को ओहदे पर रहने का हक नहीं है और साथ ही साथ अमित शाह को भी निशाना बनाया है। और यह हुआ जनाब नरेंद्र मोदी के साथ भारत में कि उनके अपने इत्तेहादी उनके ऊपर भड़क उठे। पहले जरा ये बीजेपी का आप देख लीजिए, बीजेपी का स्टेटमेंट है और ये ट्वीट है नाजरीन 9 मई का। 9 मई को इन्होंने ये ट्वीट किया था 11:15 पे और उसमें बीजेपी ये कह रही थी कि हमारा बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज है दुश्मन के लिए। ये अंग्रेजी में ट्वीट में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं कि हमारे साथ पंगा मत लो, डोंट मेस विद अस, ये लिखा बीजेपी ने। और फिर लिखा कि यूपीए रिजीम की तरह, यानी जैसे पहले यहां पे होता रहा है वैसे अब नहीं होगा। जो न्यू इंडिया है हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स, यानी हम जो है वो अमन की बातों के अंदर कोई यकीन नहीं रखते। जो नया इंडिया है उसे किसी किस्म की मोदी के इंडिया को कोई दिलचस्पी नहीं है अमन की बात करने में, जैसे माजी में हुआ करती थी पहले वाले रिजीम को या हुकूमत को। इतना क्लैरिटी के साथ बीजेपी ने कहा कि कोई, यानी ये तकब्बुर था। उस वक्त 9 तारीख को इंडिया पाकिस्तान पे हमला किए हुए था। 9 तारीख को जब इंडिया ने पाकिस्तान पे फुल अटैक किया हुआ था 9 मई को, उस वक्त ये बीजेपी कह रहा था। और इसको जो लोगों ने रीपोस्ट किया, ये जो अकाउंट है ना, ये बहुत बड़ा अकाउंट है, इसके लगभग 20 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, ये बीजेपी का जो अपना अकाउंट है। लेकिन अब इसके अंदर जो रीपोस्ट किया, इस पोस्ट को लगभग 8,500 लोगों ने इसको सिर्फ रीपोस्ट किया और इसकी बहुत लंबी चौड़ी मिलियंस के अंदर इसकी रीच थी कि जनाब हमने सुलह नहीं करनी, हमने जंग करनी है पाकिस्तान के साथ और हमारे साथ कोई अमन की बात भी ना करे। और एक तरह से ये अमेरिका को शटअप कॉल थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ये कह रहा था इंडिया से कि बस ठीक है अब इसको खत्म करें, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है वो ताकत का भूत सवार था और वो ये कर रहे थे। अमेरिका ने इंडिया को पैगाम पहुंचा दिया था कि आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है 9 मई को, लेकिन इंडिया को समझ नहीं आई। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी अमेरिका की वो उन्होंने इंडियन मिलिट्री को भी दे दी थी और नरेंद्र मोदी को बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया था अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने। लेकिन इंडिया को लगा कि ये पाकिस्तान हमारा क्या करेगा। और फिर 10 तारीख की सुबह जब पाकिस्तान ने वापस रिटेलिएशन शुरू की और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी एक कॉल कर दी गई, तो फिर इंडिया के होश ठिकाने आए। अब जरा 10 तारीख का ट्वीट देखिए अब इंडिया का। ये मैंने आपको जो पहले दिखाया ये 9 तारीख का है। अब 10 तारीख को वही बीजेपी एक और ट्वीट करती है और वो ये कहती है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू सीज फायर, हॉल्टिंग ऑल मिलिट्री एक्शंस,
कि तमाम जो फौजी एक्शन है वो रोक दिए गए। इंडिया और पाकिस्तान जंगबंदी के ऊपर राजी हो गए और इंडिया रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अब एक दिन पहले इंडिया कह रहा था कि हमें अमन में कोई दिलचस्पी नहीं है, एक दिन पहले बीजेपी कह रही थी कि हमें अमन में कोई किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। 24 घंटे के बाद बीजेपी का वही अकाउंट वो ट्वीट करता है और वो ये कहता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 24 घंटे में आप इनकी कलाबाजी देखिए, क्योंकि जंग है, लड़ाई है ना, लड़ाई में सिचुएशन तब्दील हो जाती है। जैसे ही सिचुएशन तब्दील होती है उन्हें आटे दाल का भाव पता चलता है। साथ ही वो स्टेटमेंट देते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया अपनी कमिटमेंट शो कर रहा है अमन के लिए। और इससे पहले वो ये कहते हैं कि जनाब हमें तो अमन चाहिए ही नहीं, अमन तो हमें नहीं चाहिए। तो ये बीजेपी की कलाबाजियां हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे नरेंद्र मोदी के इत्तेहादी हैं, चाहे उसका गोदी मीडिया है, चाहे भारतीय शहरी है, चाहे भारत का सारा सोशल मीडिया है, वो सारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नरेंद्र मोदी के ऊपर चढ़े हुए हैं। हालत ये हो गई है कि नरेंद्र मोदी का जो अपनी पार्टी का अकाउंट है जिसके मिलियंस के करीब फॉलोअर्स हैं, 20 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, वहां पे वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं, आखिरी चंद ट्वीट्स के मैं आपको रीपोस्ट बता देता हूं कि कितने थोड़े हैं। 34, उससे अगली 100, उससे अगली 44, उससे अगले 40, उससे अगले 80, उससे अगले 68, उससे अगले 118, बीच में एक 464। सिद्दीक जान हमारे पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो रीच है ना एक ट्वीट की, बीजेपी की इस वक्त की आखिरी 10 ट्वीट से ज्यादा है। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि वहां के लोग बीजेपी से कितने मायूस हुए और बीजेपी का बेड़ा ही गर्क हो गया। एयरफोर्स के चंद लड़कों ने इस खित्ते की नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात को वाड़ के रख दिया। यह हुआ जनाब बीजेपी के साथ और यही होना था उनके साथ, क्योंकि वो बहुत अकड़ अकड़ कर चलते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म भी है कि जो जमीन पे अकड़ के चलते हैं या तकब्बुर करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें पसंद नहीं करता। नाजरीन, यहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा है, जेल से बैठकर लिखा है। यह खत पढ़ना चाहिए इसहाक डार को, शहबाज शरीफ को और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। यह खत इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए ताकि इन्हें समझ आए कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस मामले को हैंडल किया है, ये तो एयरफोर्स ने बड़ी मेहरबानी होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि हमारी इज्जत भी बच गई और चीजें भी ठीक हो गई। लेकिन जो अल्फाज का चुनाव है, जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, जिस जिम्मेदारी से, जिस अल्फाज के चुनाव से और मुल्क की दिफा के नुक्ता नजर से, ये एक बेहतरीन स्टेटमेंट है। अगर आप इसको पढ़ें तो अंग्रेजी में शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट है। मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी, ऐसा लगता है कोई स्टेट्समैन है जो ये बात कर रहा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े अच्छे अल्फाज के साथ। इस स्टेटमेंट को आप आलमी सतह पर जारी करें या पाकिस्तान के अंदर, इसमें मोराल भी मौजूद है, इसमें जिम्मेदारी भी मौजूद है और इसमें पाकिस्तान की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी की गाइडेंस भी मौजूद है। तो ये बात जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो स्टेटमेंट है वो बाकी सबको भी पढ़ना चाहिए, उनका एक तजर्बा है, उससे फायदा उठाना चाहिए। दूसरा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लड़के वाकई बहुत तगड़े हैं और इमरान खान ने इनकी कमाल ट्रेनिंग की है। यानी इन्हें कितना मारा पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के इदारों ने इनको मार मार के जख्मी कर दिया। इनकी बुरी हालत थी, लेकिन जब इंडिया के साथ लड़ाई हुई तो सबसे अच्छा यही लड़के लड़े हैं। कमाल फाइट बैक किया इन्होंने इंडिया के साथ और भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया इंडियन प्रोपेगेंडा का। इन्होंने यहां तक जवाब दिया कि आज शहबाज शरीफ को भी, डीजी ISPR को भी, राणा सनाउल्लाह को भी, जावेद चौधरी साहब को भी और दीगर जो PMLN के लोग जो हैं या जो उनके सहाफ़ी हैं या दानिश्वर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन रात तनकीद करते हैं, वो सारे भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि नहीं यार, बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का दिफा किया है। और देखें, हालात चेंज होते हैं। एक वक्त यह था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही सारे अकाउंट्स ये कह रहे थे कि फौज बॉर्डर पे जाए, फौरन बॉर्डर पे जाए, वहां जाके इंडिया से लड़ो, हमारे साथ मत लड़ो, तो उस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा इदारों को और फौज को। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई है, जैसे ही इंडिया ने हमला किया है और प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर लड़ाई शुरू हुई, तो ये सारे के सारे अपनी पोजीशन शिफ्ट करके पाकिस्तान के कैंप में आकर खड़े हो गए। ये पहले भी पाकिस्तान के कैंप में थे, लेकिन आपको आपकी हकीकी ड्यूटी याद दिला रहे थे। तो बड़े तगड़े हैं जनाब। जख्मी सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी छा गया है और अशर बाजवा साहब ने एक बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट शेयर किया, उसमें पूरा एक एनालिसिस है जिसमें वो बताते हैं कि PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है
इन्होंने कितना काम किया, और ये ऑफिशियल सोशल मीडिया की बात हो रही है। ये जो आम पब्लिक है जो इमरान खान की सपोर्ट में है, ये उनकी बात नहीं हो रही, ये सिर्फ जो ऑफिशियल सोशल मीडिया उसकी बात हो रही है। तो बहुत फर्क है। पीएमएलएन इसमें बहुत पीछे रह गई और पीटीआई ने बहुत फ्रंट फुट पे आकर मुकाबला किया। और जो सबसे हैरत की बात मुझे इसमें दिखाई दी, जो बड़ी ऑब्वियस भी है, कि मोदी का लफ्ज या मोदी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दबाकर इस्तेमाल किया, मोदी के ऊपर टिकाकर तनकीद की है। लेकिन पीएमएलएन की लीडरशिप की तरह, देखिए लीडरशिप जो करती है वही नीचे कारकुन भी करते हैं। तो इसीलिए जो पीएमएलएन का मीडिया सेल है, इस वक्त हुकूमत में है, वो उन्होंने सरकारी बंदे भी भर्ती किए हुए हैं, वो सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सूबे में भी उनकी हुकूमत है, वफाक में भी उनकी हुकूमत है। वो अता तारड़ ने एक बहुत बड़ा वो सेल भी बनाया हुआ है सरकारी पैसे से, और वहां जो लोग बैठे हुए वो दिन रात सहाफियों पे और दीगर लोगों पे वो तनकीद के अलावा कोई और काम कर ही नहीं रहे। वो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानियों पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन मोदी का लफ्ज लीडरशिप की तरह पीएमएलएन के सोशल मीडिया ने भी इस्तेमाल नहीं किया। ये जनाब बड़ा क्लियर हो गया मामला। अलीमा खान साहिबा ने कहा जी कि मेरे ऊपर 42 मुकदमा दर्ज किए गए और वजह उसकी ये है कि मैं इमरान खान साहब के पैगामात बाहर लेकर आती हूं। उन्होंने कुछ और पैगामात भी दिए, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन एक बात जो उन्होंने की वो एज इट इज मैं आपके सामने रखता हूं। अलीमा खान साहबा ने कहा, इमरान खान साहब की बहन है, कि नवाज शरीफ और मोदी की नूरा कुश्ती थी। ये जो कुछ भी हो रहा था ये नवाज शरीफ और मोदी की नूरा कुश्ती थी, जिसे शुरू किया गया था, और ये नूरा कुश्ती हाथ से निकल गई, गेम हाथ से निकल गई। शुक्र करें पाकिस्तान एयरफोर्स वहां गई और कार्रवाई करके आई और इज्जत बहाल हुई, वरना नवाज शरीफ और मोदी का प्लान कुछ और था। ये जनाब अलीमा खान साहबा ने कहा। क्या प्लान था, ये सवाल उनसे होगा। लेकिन देखें, यहां पे बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो जंगों को अपने हक में इस्तेमाल तो करती हैं। नरेंद्र मोदी ने ये जंग लड़ी तो इसीलिए थी कि उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन उल्टा पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़कों ने नरेंद्र मोदी की सियासत वाड़ के रख दी। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, जो काम सारी सियासी जमातें इंडिया की मिलकर नहीं कर पाई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने कर दिया। और जो मेन काम किया वो पाकिस्तान के चंद एयरफोर्स के पायलट्स ने कर दिया, या एयरफोर्स के सारे अमले ने मिलकर कर दिया। तो एयरफोर्स के लड़के जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पे भारी पड़ गए। गेम जो है वो उलट गया। पाकिस्तान ये जंग लड़ना नहीं चाहता था, ये सब जानते हैं, और ये खबर मैं पहले दे भी चुका हूं। लेकिन क्योंकि लड़ाई है, इसमें सिचुएशन चेंज होती है डे बाय डे, और चीजें बाद औक़ात आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो पाकिस्तान को बिल्कुल दीवार के साथ लगाकर वहां तक पहुंचाया गया कि फिर रिटेलिएशन हमारे ऊपर फर्ज था। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा था कि इस लड़ाई को उठाएं, उठाकर इंडिया में ले जाएं। जैसे ही आप इस लड़ाई का वेन्यू तब्दील करेंगे, सिचुएशन बदल जाएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ कि जैसे ही आपने लड़ाई का वेन्यू तब्दील किया, सिचुएशन बदल गई। एक और बड़ी खबर आई है, और वो बड़ी खबर यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, जुनेद अकबर इस वक्त इसके चेयरमैन है, उनके पास ये इख्तियार मौजूद है। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये उमर अयूब साहब को दे दी जाए और जुनेद अकबर साहब इससे इस्तीफा दे दें। ये अलीमा खान साहबा ने बताया। और जुनेद अकबर साहब अब पूरी तवज्जो जो है वो तहरीक पर दें। देखिए, जितना आलिया हमजा साहिबा ने जोर लगाया ना पंजाब में, हालांकि वहां पे फस्तायत है, जुल्म है, जबर है, अभी वो खुद गिरफ्तार भी हुई है, थोड़े दिन पहले वो जख्मी भी हुई है, बार बार उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, फस्तायत बहुत ज्यादा है, जबर बहुत ज्यादा है। पंजाब में तो पुलिस ने जो पुलिस स्टेट बनाई हुई है, इदारे भी उनके साथ मिलकर काम करते हैं, बंदे लापता किए जाते हैं, जबरी गुमशुदगियां अभी भी हो रही हैं, पीका के तहत मुकदमा धड़ाधड़ दर्ज हो रहे हैं। इसके बावजूद जैसा परफॉर्म किया है पंजाब में आलिया हमजा साहिबा ने, वैसा जोर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से अब नहीं लग रहा। जुनेद अकबर साहब ने कुछ बड़े अच्छे इवेंट्स किए जरूर हैं, लेकिन क्योंकि उनकी डबल डबल ड्यूटीज है, इसलिए इमरान खान साहब ने उनसे उनकी एक ड्यूटी वापस ले ली है, ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो उस तहरीक की तरफ लाए जो तहरीक इमरान खान साहब ने चलाने के लिए जुनेद अकबर साहब को हुक्म जारी किया है। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक दोबारा ऊपर जाती है और पंजाब उसके साथ जुड़ जाता है आलिया हमजा के साथ मिलकर, तो फिर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम बना पाएगी। इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे? अभी लतीफ़ खोसा साहब ने एक मरतबा फिर उम्मीद दिलाई है कि ईद से पहले इमरान खान साहब घर आ जाएंगे। देखिए, ये गुज़िश्ता 2 सालों से हर ईद से पहले ये खबर आती है कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, ये खुशखबरी सुनाई जाती है।
लेकिन फिर इमरान खान साहब ईद अपने घर नहीं गुजारते, वो जेल के अंदर ही उनकी ईद हो जाती है। तो एक मरतबा फिर उम्मीद दिलाई जा रही है तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कि इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने होश के नाखून ले लिए? क्या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अब यह लगता है कि इमरान खान को मजीद मारने का कोई फायदा नहीं? या उनके दिमाग के अंदर जो एक खन्नास भर गया था कि यह आदमी एंटी पाकिस्तान है, या इसकी जमात एंटी पाकिस्तान है, या ये जो लोग मुल्क के दुश्मन और गद्दार हैं, ये जो चीजें उनके दिमाग में भर गई थी वो आजकल कहीं निकल गई हैं दिमाग में से? हाँ, कुछ लोग, ऐसा है कि मुझे कुछ लोगों ने बताया, और ये वो टॉक्स हैं जो गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो रही हैं, और वहां पे अब ये बातें हुई हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा क्योंकि बेगुनाह हैं, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, मजीद जुल्म ना किया जाए। तो हो सकता है कि यास्मीन राशिद साहिबा को आज़ादी मिल जाए, बेगुनाह उन्होंने 2 साल कैद काट ली है, दीगर कुछ लोगों को भी आज़ादी मिल जाए। लोगों का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है और वो नफरत समेट ली है कि जिसका अब कोई हल इनके पास है नहीं। तो ये एक मौका है जिसपे अगर फ़ायदा उठाएं तो जो सियासी कैदी हैं जिनके साथ जुल्म और बर्बरियत हो रही है उन सबको छोड़ दिया जाए, और ये एक अच्छा जेस्चर होगा। तो इमरान खान साहब को अगर कानून के मुताबिक जेल में रखा जाता तो अब तक वो जेल में ना होते। अगर अदालतें इंसाफ करती तो इमरान खान साहब बहुत पहले जेल से छूट जाते। उनके ऊपर साइफर और इद्दत जैसे घटिया तरीन मुकदमात बनाए गए और जेल में रखा गया। अगर ये जाली मुकदमात ना बनाते और एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर मुदाखलत ना करती, देखे ना जो अदालतों का सारा स्ट्रक्चर बदल दिया। इमरान खान को काबू करने के लिए 2 चीजें थी ना, एक इमरान खान काबू आ जाए, दूसरा जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। ये 2 चीजें थी, इन 2 चीजों के लिए किया गया ये जो भी 26वीं आईनी तरमीम, ये अदालतों को काबू करना, आईनी अदालतें बनाना। ये सियासतदानों का मकसद ये था कि इमरान खान को काबू हम कर लेंगे, आईनी अदालतों के जरिए से पीटीआई के फायदे हम रोक देंगे, लिहाजा हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का यह था कि हमारे आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में भी नहीं होगी। तो ये जो 2 चीजें हैं इनकी वजह से ये सारा कुछ किया गया है। क्या अब अक्ल आना शुरू हो गई है? हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन खबरें ये आ रही हैं या दावे ये किए जा रहे हैं, इवन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वक्तन फवक्तन लोगों से राब्ता करके ये कह रही है कि सर हम चीजें ठीक कर रहे हैं, हम चीजें ठीक कर रहे हैं। क्या वो वाकई ठीक कर रहे हैं? ये पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।